हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, हम इस पुस्तक के तहत आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला कवर करेंगे। यहाँ पर हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जानेंगे, यानी जानेंगे कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमें सबसे पहले किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किन किन चुनौतियों के बीच हमारे यहाँ लोकतंत्र विकसित हुआ है। तो पहले हम उन चुनौतियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आपने सबने ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं और आपने पढ़ी भी है, काफ़ी सारी मूवियों वगैरह में देखी भी है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो एक बड़ी संख्या में, एक बहुत भारी जो है हमारे यहाँ हिंसा भी हुई थी और उस हिंसा के शिकार यहाँ पर लाखों लोग हुए थे। उसमें दसियों लाख लोग मारे भी गए थे, काफ़ी सारे लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। तो ऐसे करके हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारे देश आज़ादी का जो हमारा देश का इतिहास है, यानी कह सकते हैं हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता वाला दिन हमारे लिए सुखद नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुखद दिन रहा है। तो वो सब बातें हम अभी आगे इसमें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है कि भाई 1947 की मध्य रात्रि, यानी यहाँ पर 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भाषण दिया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पे इस भाषण को जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया गया है, यानी कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। यानी आसान शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि भाई भाग्य के साथ प्रयास, यानी हमने अपना जो हमारा भाग्य था, हमारी हिंदुस्तान की जनता का जो भी भाग्य था और जो भी संघर्ष था, उस संघर्ष के तहत हमने आज़ादी हासिल कर ली। अब उस आज़ादी के बाद हम किस तरह का भारत गढ़ेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। यानी हमने यहाँ तक का जो हमारा प्रयास था वो तो हमने कर लिया। तो ऐसे करके इनका जो भाषण है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उस समय का भाषण है, तो वो भाषण यहाँ पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया है। और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसका है। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये भाषण जो दिया गया था ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया था। यानी कि आप ये बात तो आप जानते होंगे कि 12 बजे 12 PM तक, ठीक है, 14 तारीख थी। और उसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे ही 12 के बाद जैसे ही एक वाला टाइम स्टार्ट हुआ तो वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही यहाँ पर 15 तारीख लग गई थी। तो इसलिए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि बोला जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो जब हमारा नया देश नया आज़ाद हुआ तो दो बातों पर सब लोगों ने सहमति बनी। जो बातों पर सहमति जो बनी थी वही यही बात थी कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाएगी, इस शासन की जो पद्धति होगी वो लोकतांत्रिक होगी। और यहाँ पर हम ऐसे काम करेंगे कि हमारे यहाँ किसी एक विशेष वर्ग को लाभ ना मिले बल्कि सभी लोगों को लाभ मिले। ये सबके भले के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। ऐसी सरकार होगी जो सबके भले के लिए काम करेगी, खास करके गरीबों के लिए और कमजोरों के लिए। ये बात हमारे यहाँ पर स्पष्ट कर ली गई थी। यानी कि पहले ही हमारे यहाँ जो तमाम राजनीतिक उठापटक चली थी, तमाम जो क्रांतिकारी प्रयास चले थे, इन्हीं क्रांतिकारी प्रयासों के दौरान इस बात की तो पहले ही यहाँ पर कह सकते हैं सहमति जो बन गई थी कि हम इन कामों पर सबसे पहले यहाँ पर अमल में लाएंगे और इन बातों का विशेष हम ख्याल रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने ये बात तो देखा कि 1947 का हमारा जो स्वतंत्रता जो है, वो हमारा जो स्वतंत्रता का अनुभव है वो सुखद नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हिंसा हुई, अभूतपूर्व हिंसा, विस्थापन की त्रासदी का साल था। यानी हमारे यहाँ देश का बंटवारा भी हुआ। भारत जैसा जो मुल्क था इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट दिया गया। ये बात आप जानते हैं। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त को कैसे जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से यहाँ पर भाषण दिया है, वो भी आपको यहाँ पे फोटो के रूप में देख पा रहे हैं। अगला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, तो वहाँ पर उसमें छपा हुआ है यहाँ पर एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी 200 सालों का जो ब्रिटिश शासन था उसका अंत हो गया भारत से। तो ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो नया राष्ट्र हमारा बना है इसके सामने 3 गंभीर चुनौतियाँ थीं। खास करके 3 चुनौतियां सबसे बड़ी चुनौतियां थी। पहली जो चुनौती हमारे सामने ये थी कि भाई एकता के सूत्र में बांधना है, यानी कि हमें भारतीय समाज जो हमारा विविधताओं में बटा हुआ है इसको एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, तमाम लोगों की संस्कृतियाँ अलग अलग थीं, अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। यानी कि उस समय के जो नेता थे, उस समय के जो राजनीतिकार थे, उन सबको यही लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तमाम जगह आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड बुक जो है आपकी मानक किताबें हैं उनमें लिखा भी है कि तमाम लोगों ने घोषणा की थी भारत ज़्यादा दिन तक भारत का लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाएगा, भारत टूट जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। सभी को यही लगता था कि हम लोग एकमत होकर खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारा देश जो है एकता के सूत्र में नहीं बंध पाएगा, अखंड भारत नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी इन सब चुनौतियों के बीच भी हम अखंड भारत हमारे यहाँ बना के दिखा दिया, साकार सपना कर दिया अखंड भारत का, वो आपके सामने भी है ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे यहाँ यही थी कि एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। दूसरी चुनौती यहाँ पर हमारे सामने जो थी लोकतंत्र कायम करने की। लोकतंत्र भाई कैसे कायम किया जाए,
तो भाई इसके लिए आपको पता हो, यानी हमने कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी थी, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी थी। इसके अलावा हमने जो शासन की पद्धति का हमने जो वहाँ पर अपना एक खाका तैयार किया था, यानी हमारे यहाँ भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। आप लोग जानते हैं संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का मतलब क्या है, यानी प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का साफ साफ मतलब यही होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता की तरफ से डिसीजन लेते हैं। ऐसे करके हमारा लोकतंत्र चलता है, ये बात आप जानते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सबसे सेकंड चुनौती यही थी, लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, या लोकतंत्र कायम करने की थी। यानी कि ये बात आप सब लोग जानते हैं, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ऑब्वियस सी बात है उस समय स्पष्ट रूप से लोकतंत्र नहीं बन पाया था, यानी क्योंकि भारत का एक बड़ा तबका जो था राजशाहियों के अधीन था। यानी आप समझ रहे होंगे उस समय लोकतंत्र का जो स्वाद था हर किसी के मन में नहीं चखा हुआ था। बहुत कम ही लोग जो थे लोकतंत्र की यहाँ पे अवधारणा के समर्थन में थे। काफ़ी सारा एक बड़ा तबका जो खड़ा था वो लोकतंत्र का विरोधी भी था, जिसे राजशाही तबका कहते हैं, उसके बारे में भी आप अभी देखेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हमारा ये था कि लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, क्योंकि अभी अभी जो जनता राजशाही से निकली हुई है उसे वास्तव में कैसे अब प्रजा से नागरिक कैसे बनाया जाए। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे लिए प्रश्न यही था कि जो लोग प्रजा बने हुए थे उन्हें नागरिक कैसे बनाया जाए, उन्हें कैसे बताया जाए कि आपको कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर भाई यह चुनौती यह भी है कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। यानी आपने ये भी देखा है कि मान लीजिए लोकतंत्र स्थापित भी कर दिया गया कुछ देशों में, लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है और वहाँ पर संविधान बार बार परिवर्तन भी करना पड़ा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तीसरी चुनौती यहाँ पर सबसे बड़ी यही है कि भाई समूचे समाज का भला हो, किसी कुछ एक तबकों का ना हो। यानी हमारे यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी का भला हो, कुछ एक तबकों को ही हम यहाँ पे टारगेट ना करें। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का साफ साफ मतलब है अल्पसंख्यक समुदाय। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो हिंसा हुई थी, हिंसा के उपरांत ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि भाई एक वैचारिक मतभेद तो क्रिएट हो गया था उस समय, एक अच्छा खासा खाई क्रिएट हो गई थी हिंदू मुस्लिम के बीच की। तो यहाँ पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके को लेकर वाकई में उनके अंदर एक डर का माहौल था कि भाई हमारे साथ क्या होगा। अब ये जैसे पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में उभरा है, तो भारत शायद हिंदू राष्ट्र बन के उभरेगा, तो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इस बात को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने, इस बात को लेकर हमारे राजनेताओं ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हमारे देश में कोई भी चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो उसको समान अधिकार दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को यहाँ पर विशेष सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई उनकी हम उपेक्षा कर दें, उपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्हें भी हम यहाँ पर विशेष प्रावधान देंगे ताकि उनका भी लोक कल्याण हो सके। इसके अलावा राज्यों के लिए यहाँ पर हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण का योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए उनको हमने हमारे प्रावधान भी वहाँ पर रखे। तो इस तरह की हमने यहाँ पर ये चुनौतियाँ थी, इन चुनौतियों पर हमने वहाँ पर फोकस किया उस समय। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपने ये सब देखा है कि भाई ये चुनौतियां सबसे बड़ी हैं कि सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की है, यानी ये तो चुनौतियां हैं ही हैं हमारे मन में। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती जो है वो राष्ट्र निर्माण की है। राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए, तो राष्ट्र निर्माण पर हम आते हैं। राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात आती है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ, लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह गए, पुनर्वास किया लोगों ने, यानी कि एक जगह से जब बस कर दूसरी जगह बस गए, तो ये सब चीज़ें हुई। देखिए विभाजन का सभी शब्द आता है मेरे माइंड में, तो मेरे माइंड में एक मूवी जो है उसकी छवि बार बार आ जाती है और वो है गदर मूवी। आप सभी ने देखी होगी, काफ़ी फेमस है। तो वास्तव में वो गदर मूवी में जो सीन दिखाया है वो बिल्कुल सही है। वो कहीं ना कहीं वो उसे जो है गदर मूवी को सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। किस तरह से वहाँ से जो है गाड़ियाँ भरकर आ रही थी, उसमें डेड बॉडी नजर आ रही थी, लोगों के सर कटे हुए थे, धड़ कटे हुए थे, तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, वही सब चीज़ें हुई हैं। यानी कि एक तरह से आप ये मान सकते हैं, आपको अगर उसकी छवि देखनी है कि भाई किस तरह का रहा होगा विभाजन का अनुभव, तो आप मूवी देख लीजिए, मूवी का पहला सीन आपको क्लियर कर देगा। तो वही चीज़ें थी यहाँ पर, यानी कि 14-15 अगस्त एक नहीं यहाँ पर बल्कि दो राष्ट्र यहाँ पर हो, यानी भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। और पाकिस्तान बना कैसे, यहाँ बताया, ब्रिटिश इंडिया को हमने यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में बांट दिया था। यानी आप सभी लोग जानते होंगे, इतिहास आप पढ़कर आए हैं, इतिहास में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई मुस्लिम लीग ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। और यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले, आपको पता होगा कि द्विराष्ट्र का मतलब क्या, दो राष्ट्र, यानी एक हिंदुओं का राष्ट्र होगा, दूसरा स्पेशली मुसलमानों का राष्ट्र होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार बात यही थी कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का था। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने जो है मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। खास करके काफ़ी सालों तक कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन बहरहाल 1940 के दशक में इस मांग को मान लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ाते हुए कुछ मैं अपने निजी विचार भी दूंगा। पहली बात तो ये है,
अगर आप प्रैक्टिकली आज भी सोचें और आज भी इन प्रश्नों का उत्तर आज भी तमाम लोग जो अपने राजनीतिकार हैं या फिर जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर टिप्पणीकार होते हैं या फिर तमाम लोग से समालोचक या आलोचक कहे जाते हैं, वो आज भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वास्तव में जो मुस्लिम लीग ने अपनी जो बात उठाई थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात उठाई थी, उसको माना क्यों गया। सबको पता था कि भाई भारत से मुस्लिम नहीं जा सकते हैं, भारत से विभाजन करने के बावजूद भी एक बड़ा तबका मुसलमानों का भारत में ही रह जाएगा, फिर ये विभाजन की बात क्यों स्वीकार की गई, इसके पीछे क्या कारण है। खैर तमाम लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट भी दी है, अपने अपने स्तर पर किताबें प्रकाशित हुई हैं, मैं उन सब बातों का जिक्र नहीं करूंगा। हमारे सामने जो प्रमाणिक रूप से जो चीज़ें हैं हम वही मानेंगे। देखिए सब किताबों का अपना अपना एक अलग नजरिया होता है, स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर कह दूँ, यानी सभी लोगों का अपना अपना नजरिया अलग अलग होता है। हो सकता है कुछ यहाँ पे दक्षिणपंथी लोग हों, उनकी किताबों की बातें कुछ अलग कह रही हों, वामपंथी वाले लोग उनकी बातें कुछ अलग कह रही हो। तो यहाँ पर किताबों पर आप जो अगर अलग मानक किताबें आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको तमाम नतीजे या तमाम प्रक्रियाएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल अगर हम अपने स्तर पर भी सोचें तो अपने स्तर पर हम चिंतन कर सकते हैं, और बहरहाल आप भी यही सोचें तो आप भी यही पाएंगे कि भारत से ना तो हिंदुओं को अलग करना ना ही मुसलमानों को अलग करना मुश्किल था। यानी कि यहाँ पर हम दोनों में से दोनों जो समुदाय थे एक दूसरे के साथ परस्पर गुथे हुए थे, यानी ऐसा कोई इलाका ही नहीं था जहाँ पर हिंदू ना रहते हो, ऐसा कोई इलाका था ही नहीं जहाँ पर मुसलमान ना रहते हो। तो ऐसे में कैसे हो जाता विभाजन, लेकिन फिर भी ये विभाजन की बात स्वीकार की गई, आखिर क्यों। तो ये सवाल आज भी बना हुआ है। अब देखिए विभाजन की प्रक्रिया की बात करते हैं कि भाई विभाजन कैसे हुआ। तो अब तक जिस भाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से दो देशों में बांट दिया गया। और ये विभाजन जो था यानी कि यहाँ पर तय किया गया, ये विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन के आधार पर तय किया गया। यानी जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से जो है भारत कहलाएंगे। यानी यहाँ पर कंडीशन ये थी कि भाई धार्मिक बहुसंख्या यानी जहाँ पर मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है, मुस्लिम बहुसंख्या में है, वो इलाके पाकिस्तान के हो जाएंगे और शेष हिस्से भारत के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वही बहुत सारी दिक्कतें थी, जो भी मैंने दिक्कतों का जिक्र अभी 2 मिनट पहले किया है, वही दिक्कतें थी कि भाई ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हो, यानी कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा हों। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे इलाके थे जहाँ पर मुसलमान थे। कौन कौन से 2 इलाके थे जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी थी। एक तो आपका पश्चिम वाला इलाका है और दूसरा पूर्व वाला इलाका है। देखिए मैं मैप में दिखा देता हूँ पश्चिम और पूर्व वाले इलाके कौन कौन से हैं। एक बार मैं मैप में आपको दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये वाला हिस्सा था और ये वाला हिस्सा था। यहाँ पर ये 2 इलाके ऐसे थे जहाँ पर मुसलमान अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन ऐसा नहीं है मुसलमान बहुसंख्यक थे तो यहाँ पर अन्य जातियाँ नहीं थी। यहाँ पर हिंदू भी रहते थे, पंजाबी भी रहते थे, यहाँ पर भी हिंदू थे। लेकिन यहाँ पर बहुतायत में अगर देखा जाए, जैसे हम ऐसे मान सकते हैं 80% मुस्लिम है तो 20% अदर कास्ट हैं, तो यहाँ पर 80-20 वाला वही था। यानी 80% मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, 20% पर अदर हैं। तो यहाँ पर ये इलाके जो हैं पाकिस्तान के मान लिए गए ऐसे करके। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये ऐसे करके यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर इनमें ये आई कि भाई एक तो हिस्सा जो है पश्चिम में पड़ रहा है और एक पूर्व में पड़ रहा है। अब इनके बीच में भारत आ रहा है। यानी अभी आप यहाँ पर देखें अगर हम इन हिस्सों को यहाँ पे भारत पाकिस्तान बना दें, यानी कि ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया, तो इसके बीच के हिस्से में तो यहाँ पे भारत आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है अलग अलग देश अगर बन जाएगा, यानी ये देश बन जाएगा तो भारत वाले ये यहाँ से सीधा सीधा जाने आने तो नहीं देंगे। यहाँ से इनकी ऐसा थोड़ी ना इन्हें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रेन की रेलगाड़ी पटरी बिछाएं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। दिक्कतें तो थी, लेकिन फिर भी उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में विभाजन स्वीकार कर लिया गया। और ऐसे करके आप देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना है, वो आप देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसी भी एक स्थिति क्रिएट हुई, स्थिति एक क्रिएट थी कि तमाम ऐसे मुस्लिम लोग थे जो इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने की तैयारी नहीं थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे। उनका मानना यह था कि जब हमारा जन्म हमारा भारत में हुआ है तो हम क्यों छोड़कर जाएं। ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ पर वही है कि दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। सभी मुसलमान इसके फेवर में थे ही नहीं कि हम पाकिस्तान जाएं। ऑब्वियस सी बात है, सोचने वाली बात है। अब देखिए, आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई पैतृक व्यवसाय या पैतृक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, यानी आप अच्छे खासा आपका जो है बिजनेस यहाँ पे चल रहा है और आपसे अचानक से कहा जाए कि आप ये इलाका छोड़ दीजिए और आप ऐसे इलाके में चले जाइए वहाँ पर आपकी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, कि आप छोड़कर जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अचानक से हम छोड़कर जाने का मतलब क्या है, हमारा पूरा बना हुआ कारोबार ध्वस्त हो जाएगा, पूरा बना हुआ कारोबार जो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जिनके बने बनाए कारोबार थे और वो यही बात जानते थे कि भाई नई इलाके में जाएंगे, जब जैसे तैसे तो हमने संघर्ष करके हमने यहाँ पर अपना रोजगार खड़ा कर पाया है, अपना व्यापार खड़ा कर पाया है, और ऐसी परिस्थिति में सब चौपट हो जाएगा, एक झटके में चौपट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे। इसके अलावा यहाँ पर एक नेता है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता हैं।
इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ये जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने भाई काफ़ी सारी खिलाफत की, विरोध भी किया, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई और आखिरकार जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो यहाँ पर दो समस्याएं तो आपने देख ली। पहली समस्या तो ये है कि भाई ऐसा कोई इलाका नहीं था उस समय जहाँ पर मुसलमान अधिक आबादी में हो, केवल 2 इलाके थे, पश्चिम और पूर्व, और इसके अलावा भी इसके बीच में बड़ा हिस्सा भारत का पड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह थी, हर मुसलमान जो है, हर मुस्लिम इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था, ये भी बात यहाँ पर थी। तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या ये थी कि ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, यानी पंजाब और बंगाल, यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी जो थी गैर मुस्लिम आबादी थी, यानी हिंदू आबादी थी, और आपका जो पश्चिम वाला प्रांत है, पंजाब वाला प्रांत है, यहाँ पे सिख आबादी भी थी और हिंदू आबादी भी थी। तो यहाँ पर ऐसे में बड़ा समस्या क्रिएट हुई। तो ऐसे में फैसला ये यहाँ पर लिया गया कि दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, और यहाँ पर जिले और उसमें निचले प्रशासनिक हल्के के आधार बना लिया गया कि भाई जिले के आधार पर हमने बंटवारा कर लिया। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्रिएट नहीं हो पाई, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। यहाँ पर बात तो ये कही गई थी कि भाई यहाँ पर मान लीजिए, जैसे सपोज दैट, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई एक स्टेट है, तो एक स्टेट के अधीन आप जानते हैं एक स्टेट में क्या आता है, स्टेट में हमने अब तो मंडल बना दी है। मंडल बना हो तो क्या है, जिला मान सकते हैं, यानी मंडल नीचे ना हो, यहाँ पर बीच में मंडल ना हो तो क्या होता है, जिला होता है। तो यहाँ पर वही बात चल रही थी कि भाई ऐसा करेंगे, भाई ये जिला है, जिले के नीचे जो तबके वगैरह हल्के वगैरह उन्हें अलग अलग कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। लेकिन वो बात ही चलती रह गई, तब तक स्थिति क्रिएट स्पष्ट नहीं हो पाई और एक भारी दंगा छिड़ गया। तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि भाई कौन लोग शामिल होंगे, कौन पाकिस्तान में होगा, कौन हिंदुस्तान में होगा, और आप जानते हैं मारकाट स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर वही बताया गया है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक ये फैसला हो ही नहीं पाया, यानी कि कौन सा प्रशासनिक हल्का जो पाकिस्तान का होगा, कौन सा हिंदुस्तान का होगा। वही बात है, आप समझ रहे होंगे, यानी कि जहाँ पर बहुसंख्या में जो लोग थे उन्होंने वही कहना स्टार्ट कर दिया ये इलाका हमारा है। इससे क्या था, जो अल्पसंख्यक समुदाय था, चाहे वो हिंदू अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, अचानक से एकदम डर गया, उन्हें पता नहीं अब क्या होगा। तो ये आप देखेंगे पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। आप सब लोग जानते हैं, लाखों की संख्या में लोग मरे, लाखों की संख्या में विभाजन हुआ। अब देखिए यहाँ पर सब चौथी समस्या और क्रिएट क्या हुई, यहाँ पर अबूझ घटना ये थी अल्पसंख्यकों की थी। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी हो, यानी कि अगर हम पाकिस्तान की फेवर में बात करें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन होगी, वहाँ पर माइनॉरिटी होंगे हमारे सिख समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग, और भारत में माइनॉरिटी देखें तो कौन होगा, मुस्लिम समुदाय होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके पाकिस्तान में हैं वहाँ पर लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग के पास लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। अब आप देखेंगे अब एकदम, यानी कि यहाँ पर एकदम स्थिति चेंज हो गई। दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जो एक मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती थी, अब ये लोग फिर से कंफ्यूज हो गए, अब कहाँ जाएं। यानी हमने तो जन्म यहीं लिया, हमारे बाप दादे यहीं के थे, अब हम अपने ही घर में विदेशी हो गए हो। यानी कि हम जिस जमीन पर हमारे पुरखे सदियों से आबाद रहे हैं, अब हम उसी जमीन पर विदेशी हो गए। और ऐसे करके यहाँ पर आप लोग जानते हैं कुछ स्थानीय नेताओं ने, और कहा जाए तो यहाँ पर पब्लिक ने, यानी पब्लिक, देखिए पब्लिक का जो रोल होता है, पब्लिक का रोल कभी अच्छा नहीं होता है। पब्लिक भीड़ जिस ओर आमदा हो जाती है वो ये नहीं देखती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वही यहाँ पर देखने को मिला। पहली बात ये थी, उस समय आप समझ सकते हैं हमारे पास कोई प्रशासनिक तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत था नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो खत्म किया उनने एकदम खत्म कर दिया कि भाई अब बिल्कुल आज़ाद हो आप। अब ऐसे में क्या हुआ कि हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ इतनी जल्दी हमारी कमांड में आ नहीं पाई थी, जैसे पुलिस हुई या फिर और भी प्रशासनिक इकाइयाँ थी, वो हमारी कमांड में नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें थी, इन सबको रोकने वाली जो इकाइयाँ थी हमारे पास थी नहीं उस समय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी हिंसा हुई है, और आप ऐसे देखेंगे दोनों तरफ का एकमात्र रास्ता एंड में बचा था कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर निकलने लगे और मारकाट स्टार्ट हो गई। तो आपने देखी भी है, जानते भी हैं इसके बारे में। बहरहाल विभाजन के परिणाम क्या रहे, अब परिणाम के रूप में आपके सामने एक ट्रेन है, ट्रेन में देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग छतों पे बैठे हैं, बोगियों में एकदम ठूस के भरे हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, यानी जैसे आप गदर मूवी में सीन देखा है आपने, तो इसी तरह से ये थी। यानी कि सबसे बड़ी ये त्रासदी कही जाती है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है, और मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञात ये स्थानांतरण में से एक है। यानी 20 लाख की संख्या में लोग आए गए हैं यहाँ पर, यानी स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। आप जानते हैं लाखों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मारे गए इसमें। तो यहाँ पर लोगों को बेरहमी से मारा गया। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए। यानी जिन इलाकों में मुस्लिम ज़्यादातर हिंदू, यानी जिस इलाकों में ज़्यादातर हिंदू या सिख आबादी थी वहाँ मुसलमान नहीं जाते थे डर के मारे, और जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी थी वहाँ पर हिंदू और सिख नहीं गुजरते थे। ये स्थिति क्रिएट हो गई थी। यानी आप देखेंगे कि भाई किस तरह से हमें आज़ादी का, यहाँ पर कह सकते हैं आज़ादी का बोल चुकाना पड़ा है एंड में आकर, और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा हिंसक, दर्दनाक रहा है हमारे हर भारतीय के लिए।
तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग गए, उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप्स में हिस्सा लेना पड़ा। पुलिस जो अब तक उनकी देश की पुलिस थी, अब उनके साथ बेरुखी करने लगी। तमाम लोग जो थे पैदल चल कर गए। ऑब्वियसली बात, उस समय जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, पैदल पैदल चल के ही तमाम लोगों ने बॉर्डर पार किया। और आज तो बॉर्डर भी खिंच गया है पूरा, पहले बॉर्डर वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो लोग पैदल इधर से उधर आए गए, ये सब चीज़ें हुई। यानी कि यहाँ पर सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। देखिए बड़ी संख्या में औरतों के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके सामने देखी हुई। तमाम लोगों ने क्या किया कि भाई विभाजन के डर से या हिंसा के डर से, कि हिंसा के दौरान क्या होगा उनके परिवार का, जो बहू बेटियों ने सुसाइड कर लिया, यानी जहर पी लिया, किसी ने फांसी लगा ली, ये सब चीज़ें यहाँ पर कुल की इज्जत बचाने के नाम पर ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो ये सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल तो बिल्कुल नहीं है। जो है विभाजन हमारे लिए कहीं ना कहीं एक धब्बा बना हुआ है, प्रश्न चिन्ह है, और लाखों लोगों के लिए है, यानी उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने जो है अपनी जान गंवाई इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तमाम मूवियों में वही बताया गया है कि तमाम निर्माताओं ने, इन सब ने जिक्र किया है, होता रहता है जिक्र। अब जैसे बताया गया है कि भाई परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, इस विभाजन में दो समुदाय यानी पड़ोसी जो आसपास शांति से रहते थे हिंसा के शिकार हो गए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस और के वाद्य यंत्रों तक का यहाँ पर बंटवारा हुआ। रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अनुमान एक लगाया गया है कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। 20 लाख के करीब बताई जाती है, 20 लाख के करीब जो है लोगों ने इसमें जान गंवाई है, 20 लाख से ज़्यादा जो है पब्लिक इसमें मारी गई है। आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अगर बात देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अपने माइंड में प्रश्न उठाएं हम सभी लोग, तो पहली बात तो यही निकल के आती है कि वास्तव में विभाजन स्वीकार क्यों किया गया, क्यों द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना गया, जबकि सबको पता था ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि टोटल हिंदू एक तरफ आ जाए या टोटल मुस्लिम एक तरफ पहुंच जाए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की जो भूमि है एक विशाल भूमि है, और इस विशाल भूमि पर हर जगह जो है मुस्लिम भी विद्यमान है, हिंदू भी विद्यमान है। फिर ये क्यों स्वीकार किया गया? क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण रहे थे? देखिए ये सब बातें अगर आप देखेंगे, इन सब बातों के बारे में मुझे मालूम है आप में से तमाम लोग कमेंट भी करेंगे कि सर फलाने नेता जिम्मेदार हैं, फलाने नेता जिम्मेदार हैं। देखिए मैं किसी पर टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी मैं अगर देखूं तो मैं इस विभाजन को लेकर बार बार जब ये शब्द आता है विभाजन का, तो मेरे माइंड में वही छवि उतरती है, कौन सी, गदर मूवी वाली, कि वास्तव में कितना कष्टकारी रहा होगा वो पल, कितना मतलब भयंकर रहा होगा, त्रासदी भरा रहा होगा। उन बच्चों पर, उन महिलाओं पर क्या गुजरी होगी जो डर के मारे या डर के साए में मारे गए, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, यानी कि सोच कर भी डर लगता है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं, हम इसे अचीवमेंट तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन बहरहाल इसके पीछे जो हमारे राजनीतिक जो भी लोग थे, उनकी क्या मंशा थी, किस मंशा से उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, वास्तव में जो भी मंशा थी वो मंशा स्पष्ट तो बिल्कुल नहीं थी, अच्छी बिल्कुल नहीं थी। मैं तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं बताऊंगा, अगर, क्योंकि मालूम सबको था, इसका रिजल्ट सबको पता था, पॉसिबल नहीं है उस समय। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे यहाँ पर, यानी कि विभाजन के आधार पर, यानी बताया गया कि भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन बहरहाल विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। तो क्या आप यहाँ पर बताएगा क्या इस वजह से भारत अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र बन गया है? यहाँ पर सवाल ये भी उठ के आया कि भाई विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ, अब यहाँ पर भारत के सामने अगली चुनौती ये आ गई कि भारत को हम क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? यानी कि यहाँ पर विभाजन के दौरान हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई है, उसके बावजूद भी 1959 की जो जनगणना हुई है उसमें यह पाया गया है कि भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि आप इसके अलावा ये तो सबसे बड़ी संख्या जो अल्पसंख्यकों में देखी जाए तो मुसलमानों की थी, इसमें और भी अल्पसंख्यक थे, जैसे सिख थे, ईसाई थे, जैन, बौद्ध थे, पारसी वगैरह भी थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई विभाजन स्वीकार क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात हम सबके माइंड में, आप सबके माइंड में यही आती है, विभाजन स्वीकार किस लिए किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि केवल दो राजनीतिक पार्टियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल स्वीकार कर लिया गया कि आपको एक अलग राष्ट्र दे रहे हैं, हम आपको अलग एक राष्ट्र दे रहे हैं? वास्तव में जिसने भी ये सोचा, जिसने भी प्लान किया, बिल्कुल अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि हमारे लिए बहुत ही दुखद अनुभव है। आज आप कल्पना करें, मानते हैं, आज अगर आप देखें, आज हमारा जो पाकिस्तान है वो अगर हमसे अलग नहीं हुआ होता, पाकिस्तान वाला रीजन हमसे, जो बांग्लादेश अब बन चुका है पूर्वी पाकिस्तान, अलग नहीं हुआ होता, तो कितना बड़ा विशाल हमारा भारतीय उपमहाद्वीप होता, कितना विशाल होता है। यानी कि आप पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितनी विशालता होती इसकी। लेकिन वही है, खैर अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हम वही सब बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो मुस्लिम लीग का गठन जो किया गया था वो इसलिए गया था मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन
मुस्लिम लीग ने जो अंदर ही अंदर जो षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उसने क्या किया, अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली। देखिए यहाँ पर मुस्लिम लीग ही सक्रिय नहीं थी, यहाँ पर यह भी बताया गया है कुछ ऐसे संगठन भी सक्रिय थे जो जैसे उधर मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग थी, यहाँ पर इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कवायद में थे। तो हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। यानी दोनों ही तरह के लोग, दोनों ही तरह की जो मंशा रखने, इस तरह की मंशा रखने वाले लोग थे। तो वो लोगों ने अपना अपना निज स्वार्थ के चलते पूरी जो है जनता को हिंसा की आग में झोंक दिया है। और आप समझ लीजिए, देखिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, हमेशा आदमी को अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द क्या चल रहा है, पार्टियां क्या कह रही हैं, फलाने राजनेता क्या कह रहे हैं, आप उनकी नहीं सुनिए, आप अपनी सुनिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमें अपने आसपास रहना है, अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल भी बिठाना है। हम थोड़ी सी जो है राजनेताओं के बहकावे में आकर हम एक दूसरे के साथ हिंसक व्यवहार करने लगते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं, वो कितना गलत है। यानी कि नेता तो नहीं आएंगे आपको बचाने, आपको अपने पड़ोसी के साथ भी रहना है। तो यही चीज़ें यहाँ पर है कि यहाँ पर लोगों ने तो बहकावा कर दिया कि ये फलाना राष्ट्र बनेगा, ये फलाना राष्ट्र बनेगा, लेकिन उसकी कितना गंभीर परिणाम हुआ वो आप सबके सामने है। तो यहाँ पर भारत में क्या है भाई, भारत की स्थिति अब वही बात हुई। भारत की जो कौमी सरकार की यहाँ पर कौमी सरकार थी, उसने ये कह दिया कि हम अभी अपने सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे। यानी हम नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू या मुसलमान, सभी समान दर्जा देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र के आधार पर अलग हुआ है। भारत के राजनेताओं ने बात स्पष्ट कर दी कि हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई हम ये वरीयता बिल्कुल नहीं देंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र प्रमुख रहेगा। यानी कि ये मानते थे उस समय कि नागरिक चाहे कि जिस धर्म को माने उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। यानी हमने नागरिकता की कसौटी को धर्म को नहीं बनाया है। भारत देश के जितने भी राजनेता थे उन्होंने इस बात को माना कि हमने अपने देश की नागरिकता को धर्म की कसौटी नहीं बनाया है। हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श की हिमायती हमने की है। इसके अलावा यहाँ पर इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में भी हमें देखने को मिलती है। ये सब आप जानते हैं। अगली चुनौती हमारी जो है रजवाड़ों का विलय है। यानी सबसे पहली चुनौती तो हमने देख ली किस तरह से हिंसा हुई। अगली चुनौती है रजवाड़े। देखिए हमारे यहाँ आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 हिस्से कौन कौन से बटे हुए थे वो भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर ये येलो वाला पोर्शन दिख रहे हैं, पीला वाला पोर्शन, ये ब्रिटिश भारत। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो येलो वाला पोर्शन है ब्रिटिश भारत है। यानी ये ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्र है और ये रियासतें हैं। रियासतों का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्वतंत्र छोटे छोटे राजा, छोटे बड़े राजा अपना शासन चला रहे थे जो कि ब्रिटिश के अधीन नहीं थे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, रजवाड़ों का क्या हुआ। तो यहाँ पर 2 तरह के हिस्से थे, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले यानी भारतीय प्रांत थे और दूसरे देसी रजवाड़े थे। यानी ब्रिटिश प्रांतों पर, भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था और दूसरी तरफ यहाँ पर छोटे बड़े आकार के राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। इन पर रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले जो भारतीय साम्राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा जो था वो रजवाड़ा में ही कायम था। यानी यहाँ पर अगर उस समय अगर उठा के देखा जाए तो हर 4 में से एक भारतीय जो था वो रजवाड़े की प्रजा था। इस तरह की स्थिति थी। तो यहाँ पे समस्या क्या आई, अब जब देखिए अंग्रेज बड़े होशियार थे। अब आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजों ने ये घोषणा यहाँ पर कर दी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ रजवाड़े भी जो है ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जानबूझकर ये बीज रोपा, जानबूझ के बीज रोप दिया यहाँ पर कि भाई आप हम यहाँ से देश छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़ने के साथ साथ भारत तो आज़ाद हो ही गया, अब आप लोग जो हमारे अधीन थे आप लोग भी आज़ाद हो गए, आप अपनी मनमर्जी से जो करना चाहें वो करें। यानी मतलब यही था साफ साफ कि सभी राजवाड़े, यानी कि कहीं कहीं संख्या 565 लिखी है, आपको मैं बता दूं कहीं किताबों में जैसे एनसीईआरटी में 565 दी गई है, रजवाड़े 565 थे, कहीं पर आपको 572 लिखी दी मिलेगी संख्या। काफी सारी किताबों में 572 भी संख्या दी गई है। बहरहाल हम लोग एनसीईआरटी वाली जो संख्या है इसे सही मानेंगे 565, और आप कई सारी किताबों में देखेंगे 572 भी लिखी है। यानी इसका मतलब यही था कि सभी रजवाड़ों की संख्या 565 थी और ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर ये आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजों का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत के साथ खड़े हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यानी यहाँ भी एक दुविधापूर्ण उन्होंने चाल चल दी, एक अपनी चाल यहाँ पर भी चल दी कि रजवाड़ों के सामने विकल्प दे दिया उन्होंने कि आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर एक स्वतंत्र रूप में अपने राज्य के रूप में उभर के सामने आ जाओ। अब देखिए अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, ऐसा अगर हो जाता तो आज भी हमारा जो देश है वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट जैसा हाल होता हमारे यहाँ। अफ्रीका में देखेंगे 55 करके करीब देश बने हुए हैं, छोटे छोटे देश बने हुए हैं, वैसे ही हमारा भारत भी तमाम छोटे छोटे देशों में विभक्त होता। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फैसला था कि भाई रजवाड़े किस ओर जाएंगे, तो फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था बल्कि उनके राजाओं को अधिकार दिया गया था कि भाई राजा करेंगे। तो ऐसे में भारत की अखंडता और या भारत के अस्तित्व पर खतरा फिर से मंडरा गया कि करना क्या है, खतरे के बाद फिर से मंडरा गए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई विभाजन से पहले किस तरह का हाल है वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो समस्या ने यहाँ पर जल्दी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले जो त्रावणकोर का राजा है इसने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। ऐसी में निजाम बोल रहा हूँ, निजाम जो है हैदराबाद वाला, तो हैदराबाद का निजाम भी इसने भी घोषणा कर दी हम शामिल नहीं होंगे। भोपाल के नवाब जो थे वो भी संविधान सभा के शामिल नहीं होना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर अपने लेवल पर सोचें और पाएं, कोई भी राजा क्यों संविधान के अधीन रहना स्वीकार करेगा? कोई भी राजा क्यों चाहेगा कि हम लोग हमारा चुनाव लोकतांत्रिक रूप से हो? कोई राजा नहीं चाहेगा भाई, नहीं चाहेगा। नहीं, शासकों के रवैये से ये बात स्पष्ट हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। यानी कि अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीत से चलाया जाता था। रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा की लोकतांत्रिक अधिकार देने के तैयार नहीं थे। उनका मानना यही था कि प्रजा हमारी हमेशा प्रजा ही बनी रहे, नागरिक ना बन पाए, हमारे अधीन रहे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे यहाँ ये थी। तो यहाँ पर सरकार का नजरिया क्या है? अब देखिए, सरकार को ये बात स्पष्ट हो गई थी, अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे ऑब्वियस सी बात है हमारा भी हाल अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसा होगा। नहीं, छोटे यहाँ पर हमारे छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में हमारा देश बट जाएगा। तो एंड में सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ा है। अब इस रुख अपनाने के बाद जो है मुस्लिम लीग ने फिर से प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम लीग ने इस राष्ट्रीय कांग्रेस के कदम का विरोध भी किया है। उसने कहा नहीं, रजवाड़ों को स्वतंत्रता दीजिए, उन्हें मनमर्जी का रास्ता चुनने का अधिकार दीजिए, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वास्तव में लौह पुरुष हैं। देखिए, मैं इन्हें तो मैं नमन करता हूँ। वास्तव में इनकी बदौलत आज हमारा देश बनकर खड़ा हो पाया है। सरदार पटेल जैसे व्यक्ति अगर नहीं होते तो यकीन मानिए हमारा देश खड़ा नहीं हो पाता। तो यहाँ सरदार पटेल की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है देश के निर्माण में, ऐतिहासिक भूमिका है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। इन्होंने बहुत चतुराई से, युक्तिपूर्ण ढंग से यहाँ पे प्रयास किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी गया है कि आज का जो उड़ीसा प्रांत है वहाँ पर 26 रजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र वाला, गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है वहाँ 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। आप सोच सकते हैं ये रजवाड़े अगर भारत में शामिल नहीं किए जाते तो क्या होता, अपने आप में स्वतंत्र देश बन के उभर जाते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि देसी रजवाड़ों के बारे में कुछ और भी बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। देखिए, यहाँ बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, क्योंकि लोग जो थे, जनता जो थी, जनता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो जनता तो चाहती थी कि हम लोग एक लोकतंत्र का हिस्सा बने, लेकिन उनके शासक नहीं चाहते थे। जनता तो तैयार थी कि भाई हमें तो भारतीय संघ में शामिल किया जाए। अब देखिए, भारत सरकार ने यहाँ पर अपना एक लचीला रुख अपनाया है, क्योंकि भारत सरकार को कैसे भी करके देश को अखंडता में एक सूत्र में पिरोना था। तो कुछ आपने देखा भी हुआ, स्वायत्तता देने के लिए तैयारी भी की, जिसमें जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तीसरी बात यह थी, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन पर सवाल, खींचतान, ये सब जोड़ पकड़ने लगा कि भाई विभाजन तो हुआ है, तो कौन सा इलाका कहाँ, उसकी सीमाएं कौन कौन सी रहेंगी। तो सीमाबंदी भी बड़ा एक समस्या बनी हुई थी। सीमांकन करना, भाई सीमांकन कैसे किया जाएगा राज्यों का, कि कौन सा राज्य किसका राज्य के अधीन है, तो कौन सा ऐसा किसके अधीन है, ये भी बड़ा कठिन था। तो ये सब चीज़ें थी। बहरहाल इन सब के बावजूद हमारा देश आज़ाद तो हो गया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, भारतीय संघ में शामिल हो गए हैं। कुछ रजवाड़े जो हैं यहाँ पर उन्होंने दिक्कत दी है। तो जो रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हुए हैं, ये सहमति पत्र के जरिए हुए हैं। सहमति पत्र का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए, याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन से सहमति पत्र के जरिए ये विलय हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके जरिए इनका विलय हुआ है। कुछ रियासतें जो थी, शैतान रियासतें हम कह सकते हैं, जैसे जूनागढ़ वाली रियासत थी, हैदराबाद वाली थी, कश्मीर और मणिपुर की रियासतें, इनका जो है विलय थोड़ा कठिन साबित हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पर हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर का विलय जो है आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर अभी डिटेल में नहीं दिया है। तो ये तो हैदराबाद का निजाम है, देख रहे होंगे आप कितना छोटा सा निजाम है, लेकिन इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई और हैदराबाद का भी यहाँ पर विलय कर लिया गया। देखिए, हैदराबाद जो रियासत थी उस समय की काफ़ी बड़ी स्वतंत्र रियासत थी ये हैदराबाद रियासत। ठीक है, यानी कि ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में घिरी हुई थी और इसका जो हिस्सा है वो आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में था। और ये यहाँ का शासक जो था उस समय निजाम कहा जाता था, यानी कि एक सबसे दौलतमंद व्यक्ति था उस समय का। तो यहाँ पर इसने दिक्कत स्टार्ट की है। यहाँ पर हैदराबाद की जो जनता थी, हैदराबाद के लोग, वो निजाम के शासन से संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन खोल दिया था। साथ ही साथ यहाँ के किसान, तेलंगाना के किसानों ने भी यहाँ पर इसके दमनकारी जो है नीतियों से दुखी थे, तो उन्होंने भी यहाँ भी आंदोलन खोल दिया। महिलाओं ने भी मोर्चे पर जाकर स्थिति संभाल ली, क्योंकि महिलाओं मैंने भी अग्रिम पंक्ति में जाके खड़ी हो गई। तो इन लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए क्या था, निजाम ने एक अपनी फौज भेजी। निजाम ने एक अर्धसैनिक बल का
प्रयोग किया। इस अर्धसैनिक बल को यहाँ पे रजाकार कहा जाता था, यानी निजाम की एक फौज थी, निजाम के पास अपनी खुद की एक सेना थी जिसे रजाकार कहा जाता था। यानी रजाकार यहाँ पे बताया गया अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। अव्वल दर्जे का मतलब क्या है, सांप्रदायिक का मतलब क्या है कि भाई निजाम जो था मुस्लिम व्यक्ति था, और सांप्रदायिक का मतलब क्या है, जो भी इसकी सेना रही होगी वो भी मुस्लिम रही होगी। तो ये गैर मुसलमानों को खासकर अपना निशाना बनाते थे, लूटते थे, उन्हें खसोटते थे, यानी कि लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ये सब चीज़ें होती थी। आप समझ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ जहाँ जो इस तरह की शासन व्यवस्था रही है वहाँ लूटपाट, बलात्कार की घटनाएं आम बात रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन लिया है, और इसी के तहत हमारी भारतीय इंडियन आर्मी जो है वहाँ पर पहुंची है। काफ़ी दिनों तक टकराव भी हुआ है निजाम के सैनिकों के साथ जो है एंड में, लेकिन निजाम को झुकना पड़ा है और आत्मसमर्पण कर दिया गया है। ऐसे करके आप देखेंगे हैदराबाद का भारत में विलय हो गया है। अगली स्थिति है मणिपुर की। देखिए मणिपुर की बात की जाए तो आज़ादी से पहले यहाँ पर मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह। इसने यहाँ पर यानी कि इन्होंने क्या किया, भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इसके बदले में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आश्वासन दिया गया था इन्हें कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता यहाँ पे बरकरार रहेगी जनमत के दबाव में। यानी कि यहाँ पर एक सबसे पहले ही चुनाव यहाँ पर ही हुए थे। यानी जो आप अगर देखेंगे कि सबसे पहला जो चुनाव है, पहला यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत यहीं पर अपनाया गया है। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में है। यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर पब्लिक के दबाव में क्या हुआ, महाराज को 1948 के चुनाव में चुनाव करवाया, जून 1948 में चुनाव करवाना पड़ा। इसके फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। यानी कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब समझ रहे होंगे कि टॉप पर राजा तो रहेगा, लेकिन बाद बाकी मंत्रिमंडल वगैरह जो है जनता का चुना हुआ आएगा। ठीक है, यानी कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग है जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत का पहले चुनाव यहाँ पर हुए हैं। ये ध्यान रखना, सबसे पहले चुनाव हमारे यहाँ कहाँ हुए, तो ये मणिपुर में ही हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मणिपुर, अब देखिए ये तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ है, विलय नहीं हुआ है अभी भारत में, भारत के अधीन नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर इस तरह से कर दिए गए हैं कि भाई मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता जो है बरकरार रखी गई है। यानी कि भारत का अंग तो बन गया है, लेकिन भारत के पूरी तरह से भारत के अधीन नहीं आया है। वहाँ पे शासन चलाने की जो पद्धति तरीका है वो वहीं के राजा को सौंप दिया गया है। अब मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय पर फिर से सवाल खड़े हो गए। भाई मणिपुर की विधानसभा चाहती नहीं थी कि भारत में विलय हो, स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती थी। तो मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला और संघ में शामिल भी कर लिया। बहरहाल आज भी मणिपुर के लोग जो है आप देखेंगे, तमाम मणिपुर के जो है आंदोलनकारी इस बात को बार बार कहते भी हैं। तमाम जो है वहाँ पर राजनेता जो हैं जो इस बात से सहमत नहीं, आज भी उपद्रव उठाते हैं, लेकिन बहरहाल आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, इंडियन आर्मी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। जैसे कार्टून दिखाया गया है, आप देखेंगे कि राजा किस तरह से शोषण कर रहा है अपनी जनता का, रियासत की जनता के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाए। यानी विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार मुझे दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। यानी आश्वासन इस तरह से दिए गए थे हमारे पटेल जी ने कि भाई राजा जो थे उनकी बातों में आ गए और इस तरह से जो विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना वाकई में एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, और चुनौतीपूर्ण कार्य को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया है। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आज़ादी के आंदोलन के नेता है, कांग्रेस के नेता रहे हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं, दूसरी रियासतों को विलय करने की भूमिका रही है, मौलिक अधिकारों में भूमिका रही है, अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं। तो इनके बारे में बताया गया है ये। अब अगली बात देखिए, ये तो अब विलय तो हो गया, राजे रजवाड़ों का विलय हो गया, हमने ये पढ़ लिया। अब अगली चुनौती जो हमारे समक्ष जो आई है वो है राज्यों का पुनर्गठन। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अब देखिए जो सब चीज़ें तो विलय कर ली हमने, अब राज्यों को कैसे बनाया जाए, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। यानी भारतीय प्रांतों की जो आंतरिक सीमाओं हैं, आंतरिक सीमाओं को तय करना अपने आप में एक चुनौती अभी भी था। नहीं, हमारे देश की जो अंदर की सीमाएं उन्हें कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करें। अब चूंकि यहाँ पर ये प्रशासनिक विभाजन का मामला तो नहीं था, यहाँ पर मामला ये भी था कि भाषाई रूप से विविधता थी, सांस्कृतिक बहुलता भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता या अखंडता भी प्रभावित ना हो और हम इन्हें आपस में सहेज भी लें।
क्योंकि ब्रिटिश शासन ने तो, औपनिवेशिक शासन ने तो प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की थी, यानी जो क्षेत्र वो जीत लेते थे वही उन्हें अपना प्रांत मान लेते। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा था नहीं, हमें तो प्रांत बनाने थे। आज़ादी के बाद जो जो चीज़ें विलय हुई हैं, जो जो हमारी रियासतें विलय हुई हैं, उन्हें जो है उनके प्रांत हमें बनाने थे, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड करना था। तो हमारी राष्ट्रीय सरकार ने शुरुआत में ऐसे सीमांकन को खारिज कर दिया है, यानी ब्रिटिश शासन वाला सीमांकन खारिज कर दिया है। यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया गया, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का शुरुआत में वादा किया गया था। ये वादा किया गया था 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। यानी उस समय जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा माना था 1920 में। लेकिन चूंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद एक भारी हिंसा हुई, तो आज़ादी के बाद बहुत सारे नेता इस बात को लेकर फिर से मुकर गए। उन्हें नहीं, अभी तो ये हिंसा हम देख चुके हैं, 1947 में जो हिंसा हुई वो तो अभी देख चुके, झेल चुके हैं। अब फिर से हम ये कोई बात भाषा के आधार पर विभाजन वाली चला दें तो यहाँ पर फिर से आंदोलन खड़ा हो जाएगा, यानी देश के अंदर ही अब लोग आपस में लड़ भिड़ने लगेंगे। ये भी एक चुनौती थी, यानी यहाँ पर हमारे नेताओं को यही चिंता हुई, अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएंगे तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी, देश टूटने का खतरा बना रहेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किए गए। यहाँ पर कुछ नेताओं ने यानी पहले तो शुरुआत में ठंडी बस्ती में डाल दिया कि भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होगा। अब कुछ नेता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। इसमें एक नेता का नाम अभी आप पढ़ेंगे, जो है पोट्टी श्रीरामुलु। तो यहाँ पर पुराने मद्रास वाला जो प्रांत है, यहाँ पर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा है। पुराने मद्रास प्रांत में आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से केरल, कर्नाटक के भी हैं। यहाँ पर जो पुराना मद्रास प्रांत है, यहाँ पर तेलुगु भाषियों की संख्या ज़्यादा थी, तो इन्होंने अपने एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग छेड़ दी। तो यहाँ पर बहुत सारी इसकी जो राजनीतिक शक्तियाँ भी मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। इनका मानना यह था कि तेलुगु राज्य के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाए। अब सरकार यहाँ से फिर से दुविधा में आ गई कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पे बताया गया है भाई, कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की है इसके लिए। 56 दिनों की भूख हड़ताल की है, आखिरकार मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद आप समझ सकते हैं बड़ी भयंकर हिंसा हुई है यहाँ पर। आखिरकार यहाँ पर एंड में 1952 के दशक में आकर प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश का अलग राज्य बनाने की घोषणा ही कर दी। उन्होंने कहा अब तो बनाना ही पड़ेगा अलग राज्य। शुरुआत में कोई एग्री नहीं था, शुरुआत में कोई भी एग्री नहीं था कि भाई अलग राज्य बनाया जाए। तो भाषा के आधार पर ऐसे करके आप देखेंगे आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये नक्शा जो है उस समय का 1961 का नक्शा है, कैसे कैसे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है यहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे हैं, आंध्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी, दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संघर्ष चल पड़ा है। तो ऐसे करके मैं सरकार को 1953 में बाध्य होकर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा है, यानी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ऐसे करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया है और ऐसे करके हमारे देश में 14 राज्य बने हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। यानी कि हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हमारे देश में 14 स्टेट थे और आपके 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हमारे यहाँ थी, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शुरुआती सालों में अगर हम देखें तो एक समस्या गंभीर थी। समस्या गंभीर यही थी, लोगों को यही लगता था कि भाई ये देश जो है टिक नहीं पाएगा, देश ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इतनी ज़्यादा भाषाई जो है अलगाववाद है, भाषाई विविधताएं हैं हमारे यहाँ, सांस्कृतिक विविधताएं, देश टिक ही नहीं पाएगा, एकता स्थापित हो ही नहीं पाएगी, एकता अखंडता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर वही है, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में बड़ी चिंता यही थी कि भाई आँच आएगी, यानी विभिन्न नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी, नवनिर्मित राष्ट्रवाद पर दबाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर इलाके ने अपने क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया और अलगाववाद की खतरा भी कमी हो गया, यानी सब लोगों ने अपने अपनी भाषाई जो प्रांत बने उनमें खुश रहने लगे। और आप वही स्थिति देखेंगे, आज़ादी के 50 साल से ज़्यादा गुजर गए और हमारे इस तरह की कोई घटनाएं अभी नहीं देखी गई, यानी आप देखेंगे ये सब चीज़ें। तो ऐसे करके हमारा देश आज भी हमारा कायम है, एकता कायम है, तमाम बातें ये आप देखेंगे यहाँ पर, यानी आज कोई भी हिस्सा हमसे टूटा नहीं है, कोई भी किसी में संघर्ष नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। हालांकि नए राज्यों का कुछ का निर्माण भी करना पड़ा है, जैसे आप देखेंगे कुछ नए द्विभाषी राज्य के आधार पर, जैसे बम्बई के रूप में किया गया, जैसे गुजरात और मराठी भाषा बोलने वाले थे बम्बई में, तो बम्बई का विभाजन किया गया। बम्बई 1960 में महाराष्ट्र बना है और गुजरात बनाया गया है 1960 के दशक में। द्विभाषी यानी कि आप पता होगा कि बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत में गुजराती बोलने वाले लोग भी रहते थे, मराठी बोलने वाले रहते थे, तो गुजरातियों का गुजरात बना दिया, मराठियों का महाराष्ट्र बना दिया। वैसे ही पंजाब वाला हिस्सा था, पंजाब में क्या था, पंजाब में हिंदी भाषा वाले भी थे और पंजाबी बोलते थे।
तो आप जानते होंगे पंजाब वाले लोगों के लिए 1956 में ही ये मांग यहाँ पर बताया गया है कि बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग जो थी पंजाब वालों की वो 1956 में नहीं मानी गई थी, लेकिन 1966 में फिर से दबाव पड़ा कांग्रेस पर और यहाँ पर मांग मान ली गई। 1966 में क्या हुआ, पंजाबी भाषा वाले इलाके अलग कर दिए गए। पंजाब से क्या किया गया, पंजाब से हरियाणा हिमाचल प्रदेश अलग किया गया। 1972 में फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। अब इसमें असम से 1972 में मेघालय अलग किया गया है। उसी समय मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग किए गए हैं असम से। देखिए पूरा रीजन उस समय का जो देखेंगे आप मैप में, ये पूरा असम का ही क्षेत्र है। यहाँ पर ये आप देखेंगे पूरा ये असम का ही क्षेत्र है, ये पूरा असम का ही क्षेत्र है ग्रीन वाला। तो आप देखेंगे 1972 में यहाँ पर असम से ये सब चीज़ें अलग की गई हैं। कौन कौन से अलग किए गए हैं वो आपके सामने हैं। असम से यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय अलग किया गया है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए हैं। नागालैंड 1963 में बन चुका है राज्य। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये टाइम लिख लेना आप लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा कुछ इकाइयों का हमने विभाजन जो प्रशासनिक आधार पर किया, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किया। जैसे छत्तीसगढ़ का किया हमने, उत्तराखंड का किया, झारखंड का किया, सन 2000 में बने हैं राज्य। कुछ राज्यों को हमने और प्रशासनिक आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को हम जो आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, विभाजन की मांग चल रही है। लेकिन हो सकता है बाद में किया जाए या नहीं किया जाए, वो बात की बात है। लेकिन बहरहाल हमारे देश में इस तरह का जो भी प्रशासनिक विभाजन किया गया उसका कोई ज़्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा हिंसा नहीं हुई और सभी ने उस विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया और राज्यों की सीमाओं को भी एक्सेप्ट कर लिया। और आज देख रहे होंगे आज किस तरह से हम लोग सहस्तित्व की भावनाओं के साथ परस्पर रह रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ये आप सबके सामने है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ चीज़ें और भी उठाई जाती हैं। जैसे क्या कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा जर्मनी का एकीकरण हुआ। जैसे जर्मनी था, जर्मनी भी विभाजन हुआ था, जर्मनी का भी बाद में एकीकरण कर दिया गया। वियतनाम को भी, यानी नॉर्थ वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित था, उसका भी विलय हो गया। कुछ बच्चे प्रश्न ये करते हैं कि सर क्या आने वाले भविष्य में पाकिस्तान या बांग्लादेश का विलय हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का विलय जो है ये कठिन क्यों है। ऐसा नहीं विलय नहीं हो सकता, विलय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कठिन इसलिए है कि एक लंबा गैप हो चुका है। लंबा गैप होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जो विविधता मौजूद है उस विविधता में नफरत का जहर घोल दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी के एकीकरण में या वियतनाम के एकीकरण में वहाँ के लोगों की मनसा थी, लोगों ने आपस में मिलना चाह रहे थे। अब यहाँ पर तो पहले से इतना ज़्यादा नफरत का जहर घोल दिया गया, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी कठिन है। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कोई सरकार ऐसी आ जाए जिससे सहमति ये बने, कह दे कि भाई पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म किया जाए, पाकिस्तान का विलय किया जाए, बांग्लादेश का भी विलय किया जाए, ये भी हो सकता है। तो संभावनाएं सब कुछ है, बहरहाल आशा बनाए रखिए। और मेरा आपसे यही मानना है कि राष्ट्र की एकता अखंडता में हमेशा योगदान दीजिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।